दो इसको। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। लेक्चर नंबर हमारा 104 है। बस ज्यादा नहीं, आज ही खत्म हो जाएगा बॉक्स वेब। फिर आगे देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं करते हैं। अब आ जाएं इस पर जरा सा। हर व्यक्ति की जिसे इस केस के बारे में सूचना मिलती है, हर व्यक्ति की जिसको बच्चे के साथ अत्याचार हो रहा है, बच्चे के साथ में कोई इस ऑफेंस, जो ऑफेंस मैंने आपको बताए हैं 3-4 से लेकर 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 तक, 12 तक ये सारे ऑफेंस के बारे में कोई सूचना मिलती है आपको, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी इसको पुलिस को सूचित करेंगे। पुलिस को सूचित करेंगे। ये शहर की जो यूनिट होगी उसको, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो होगी उसको आपको सूचित करना अनिवार्य है। तो प्रत्येक व्यक्ति पर जिम्मेदारी है। स्पेशल जुवेनाइल यूनिट को बताने की जिम्मेदारी है, लोकल पुलिस को बताने की जिम्मेदारी है, और जो सूचना कोई व्यक्ति देगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको नंबरिंग दी जाएगी, कोई नंबर दिया जाएगा और उसकी उसे कॉपी दी जाएगी। और सूचना जो देगा उसे सुनाई जाएगी पढ़ के कि भाई ये सूचना दी है। बच्चा सूचना दे तो उसको साधारण भाषा में लिखा जाएगा। ट्रांसलेशन की सहायता ली जा सकती है, ट्रांसलेटर की। बच्चे की केयर की अगर आवश्यकता है तो उसे रिकॉर्डिंग करके जैसे आपको बताया जाएगा कि जनाब इस बच्चे की, और प्रोटेक्शन दिलाया जाएगा और गारंटी ली जाएगी उसके लिए। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को किया जाएगा। गुड फेथ में यदि कोई काम किया जाएगा तो नो ऑफेंस है। मीडिया वालों को, सभी को, होटल वगैरह रेस्टोरेंट वालों को, यदि उन्हें ऐसी सूचना मिलती है कि भाई ये मामला वो है, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी सूचित करें पुलिस को। तो कहने का मारूजा ये है कि सेक्शन 19 इसका ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मीडिया का व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति हो, यदि उसे कोई सूचना मिलती है इस बारे में कि बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है या बच्चे के साथ सेक्सुअल केस हो रहा है, तो उसे सूचना देने की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति सूचना देगा, सूचना से बच नहीं सकता। और बच्चे को अगर ज्यादा स्थिति है तो उसको वो दिलाई जाएगी चाइल्ड केयर यूनिट वगैरह में, उसको भर्ती कराया जाएगा 24 घंटे के अंदर। तो ये सूचना देने की सबकी जिम्मेदारी है। और जो सूचना नहीं देगा, सेक्शन 21 उसे कहता है कि भाई उसे सजा दी जा सकती है 6 महीने तक की। अगर होटल वगैरह का मामला है, मैनेजमेंट का मामला है, वहां पर कोई ऐसी बात होती है तो इंचार्ज को 1 साल तक की सजा हो सकती है। तो इसलिए भैया इसकी सूचना जरूरी है। अब आते हैं, इसकी बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, प्रोसीजर। इसका क्या प्रोसीजर है, इसका जरा सा एक प्रोसीजर इसका जरा समझ लें। मीडिया वगैरह वालों में कोई खबर नहीं देनी, बच्चे का नाम नहीं देना जब तक कि न्यायालय से परमिशन न ली जाए। अर्थात मीडिया को कोई रिपोर्टिंग नहीं करेगी मीडिया जब तक कि जज साहब से परमिशन नहीं लेगी। इस केस के अंदर बच्चे का नाम वगैरह कहीं पर भी उजागर नहीं किया जाएगा। अब हम जरा बात करते हैं इसकी प्रोसीजर ऑफ फॉर मीडिया। बच्चे की बाबत कोई भी न्यूज नहीं दी जाएगी जिसमें बच्चे के रेपुटेशन को नुकसान हो। 23 तो रेपुटेशन को नुकसान नहीं किया जाएगा। अब हम आते हैं इसके जो मेन पहलू है, मेन पहलू पर आते हैं। वैसे रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड। यदि किसी पुलिस ऑफिसर को इस अपराध के बारे में सूचना मिलती है तो वो बच्चे के घर पर जाएगी या बच्चे को जहां पर भी सहूलियत हो वहां जाकर उसका बयान रिकॉर्ड करेगी। यदि ऐसा लगता है और अधिकतर कोशिश ये हो कि लेडी पुलिस द्वारा, सब इंस्पेक्टर द्वारा बच्चे का बयान रिकॉर्ड किया जाए, और वो यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर्स जो भी बयान रिकॉर्ड करे, लेडीज पुलिस खास करके बयान को रिकॉर्ड करे। और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का एक कर्तव्य है कि आमने सामने ले जाया जाए, मुलजिम के सामने बच्चा नहीं लाया जा सकता, दांव से दिखाया जाएगा। हाँ, इतना हो सकता है कि आइडेंटिफिकेशन कराने के उद्देश्य से मुलजिम को एक तरफ खड़ा करके दूर से कहीं से आइडेंटिफिकेशन कराया जाए, जिससे कि बच्चे के मस्तिष्क पर प्रभाव ना पड़े। अर्थात बिल्कुल आमने सामने नहीं बैठाला जाएगा। पुलिस को अपने आइडेंटिफिकेशन अगर कराना तो बहुत सहीलियत से, ताकि मुलजिम और बच्चे का जो है
भयंकर आमना सामना ना हो, जिससे वो बच्चे को डरा ना सके। आमने जाम सामना करने से रोका जाएगा। बच्चे को रात्रि में थाने में नहीं रोका जाएगा। और पुलिस ऑफिशियल्स की ड्यूटी है एसआई की, जो ये काम कर रही है, बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, उसकी प्रोटेक्शन करना उसका जिम्मेदारी है। तो सेक्शन 24 इस बारे में बताता हाउ टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस बाय द पुलिस। तो सबसे पहले विदाउट यूनिफॉर्म, जहां बच्चा चाहे वहां बच्चे की जहां मर्जी हो या उसके घर जाकर बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। यूनिफॉर्म में नहीं होंगे, लेडीज पुलिस करेगी। और मुलजिम को सामने नहीं लाया जाएगा। रात्रि के समय बच्चे को थाने में नहीं रोका जाएगा और बच्चे की आइडेंटिटी किसी को डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। These are the 7 conditions enumerated in or explained in section 24 of POCSO। पूरा नाम इसका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। 25 मजिस्ट्रेट जब बयान रिकॉर्ड करेगा तो कैसे करेगा। अच्छा, एक बात और बताना भूल गया 24 के बारे में, जो वो बोले वो लिखना है। दुभाषी की जरूरत पड़े दुभाषी ले लो। 25 बच्चे का बयान मजिस्ट्रेट के द्वारा सीआरपीसी के प्रोविजंस के तहत लिखा जाएगा। पहले बयान लिखा जाता था बच्चे का या किसी का भी, एक प्रोविजन था 164 सीआरपीसी का। अब वो 164 बदल के वो पूरी सीआरपीसी खत्म हो गई है और नई सीआरपीसी आ गई है। सीआरपीसी उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसकी धारा 183 के अधीन, जहां तक मुझे याद है 183, 164 की जगह समझे, 183 में इसका बयान लिखा जाएगा। डिफेंस का एडवोकेट उस समय मौजूद नहीं होगा, क्योंकि 164 में तो हो सकता है लेकिन इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्शन 25 मना करती है किसी के भी, बस जज साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को होगा। अगर जो भी कार्रवाई करती है, जो आरोप पत्र दाखिल करती है 193 का, पहले चार्जशीट 173 में आती थी, अब चार्जशीट जो आती है बीएनएसएस के अंदर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 193 में होती है, उसकी जो कॉपी है फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे के परिवार को दी जाएगी। तो सेक्शन 25 ये बताता है कि उसका बयान जो है जरूर रिकॉर्ड कराया जाएगा। अगर आप पुलिस ऑफिसर से तो आपको पता होना चाहिए कि इसका बयान रिकॉर्ड कराया जाएगा, नहीं कराएंगे तो नुकसानदायक। बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। अगर वो लेडी है, लड़की है, तो किसी लड़की डॉक्टर से ही कराया जाएगा। लड़की डॉक्टर से ही कराया जाएगा। सेक्शन 26 को जरा समझ लें। जो बच्चा बोलेगा वही लिखा जाएगा और बच्चे के पेरेंट्स को या जिन पर बच्चा ट्रस्ट करता हो उस आदमी को पास में रखा जा सकता है। ट्रांसलेटर की सहायता ली जा सकती है। मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी है बच्चे के अंदर, तो विशेषज्ञ को, जो बच्चों की के व्यवहार से जानते हैं, एक्सपीरियंस ले रखा है, उनकी सहायता ली जा सकती है। जहां तक संभव हो, यदि पॉसिबिलिटी हो, तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है बयान की। ये एक्स्ट्रा सेक्शन 26 में एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड 26 में दिए गए। इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। लड़की की जांच लेडी डॉक्टर से कराई जाएगी और अगर मेडिकल कराया जाएगा तो बच्चे का कोई ना कोई परिवार का सदस्य साथ में रहना जरूरी है। जहां पर कोई लेडी ना मिले डॉक्टर, तो वहां पे कोई लेडी स्टाफ जो है हॉस्पिटल का जो भी हो वो रहे, वहां उसकी मौजूदगी जरूरी है बच्चे के एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के तहत। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है इसके अंदर और स्पेशली कोर्ट होती है और स्पेशली जज साहब होते हैं, लेकिन वो सेशन जज होते हैं, सेशन जज साहब होते हैं। और नियम जो इसमें प्रोसीजर वगैरह के जो है सारे वो सीआरपीसी के लागू होंगे।
अब बात करते हैं कि अब इसकी हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो है सेक्शन 33 की कोर्ट में जब बयान होंगे तो किस तरीके से कराए जाएंगे, उसमें कुछ बात बताइए, फिर मैं अपना कहानी भी सुनाऊंगा क्या कैसा। स्पेशल जज बिना कमिटल के भी कॉग्निजेंस ले सकता है। स्पेशल जज इसमें बिना कमिटल के भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं इन केसेस में। एग्जामिनेशन इन कोर्ट स्पेशल मार्फत। अच्छा, इसके अंदर जो जितने प्रश्न पूछे जाएंगे, वकील जो है बच्चे से प्रश्न नहीं पूछेगा, बल्कि जज साहब को प्रश्न बताया जाएगा, जज साहब बच्चे से प्रश्न करेंगे। माहौल ऐसा रखा जाएगा कोर्ट रूम का जहां पे चाइल्ड फ्रेंडली हो, बच्चे को चाय पानी नाश्ता और थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी दिया जाएगा। अगर लंबी प्रोसीडिंग्स है 2-4 घंटे की तो नहीं, 20-20 25-25 मिनट की करके प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी। अगर लंबी खींचती है तो रेस्ट दिया जाएगा। बच्चा जिस दिन आएगा उसी दिन उसका एग्जामिनेशन चीफ कराया जाएगा, उसी दिन उसका क्रॉस कराया जाएगा और बच्चे को फारिग कर दिया जाएगा। उसी दिन बेर में बच्चे को नहीं बुलाया जाएगा। आप समझ रहे? बच्चे को बेर में नहीं बुलाया जाएगा, एक ही बार। कोई भी ऐसे क्वेश्चन जिससे बच्चे को गुस्सा दिलाया जाए या बच्चे को परेशान कराया जाए, इस तरीके के प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सेक्शन 23, बच्चे की आइडेंटिटी छुपाई जाएगी और किसी को डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। सेक्शन 33 ये बताता है कि हमें क्या क्या नियम फॉलो करने। अगर बच्चा नाबालिग है, देखिए अपराधी भी नाबालिग है। अभी तक हमने बताया कि जब बच्चा नाबालिग है, अपराध जिसके साथ हुआ है, और वो बालिग है, लेकिन जहां बच्चा ही नाबालिग है, नाबालिग ने नाबालिग के साथ ऑफेंस किया, तो वो ट्रायल जो है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजा जाएगा। और या जज साहब के सामने यदि क्वेश्चन उठता है कि उम्र क्या है इसकी, तो जज साहब डिसाइड करेंगे कि उसकी उम्र क्या है। जो स्पेशल जज है, अगर उसके सामने लाया जाता है कि सर नाबालिग है बच्चा, मान लो पुलिस ने चार्जशीट लगा दी बालिग समझ के उसे, लेकिन वो कहता है नाबालिग है बच्चा, तो मजिस्ट्रेट साहब उसकी जांच करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि वो बालिग है नाबालिग है। उसमें जांच में उन्हें क्या करना है, जो भी करना है वो उन्हें अपने विवेक का ध्यान रखते हुए विवेकानुसार वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो एक नियम बच्चों के संबंध में बनाया गया उसके तहत। केस का कैसे डिसीजन होगा? जिस दिन कॉग्निजेंस लिया जाएगा, जिस दिन कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, उसके 30 दिन के अंदर बच्चे का बयान होना है और साल भर के अंदर इस केस का ट्रायल कंप्लीट होना होता है। जिस दिन स्पेशल जज जुवेनाइल स्पेशल जज पॉक्सो कॉग्निजेंस लेंगे, उसके 30 दिन के अंतर्गत ट्रायल 30 दिन के अंतर्गत बच्चे का मेन बयान कोर्ट में कराया जाएगा। सीधी सी बात। और बच्चे का आमना सामना मुलजिम से नहीं कराया जाएगा। बस हो गया कैमरा। अच्छा, कैमरा ट्रायल होगा। सेक्शन 37 कैमरा ट्रायल की बात करता है, 36 कहता है आमना सामना नहीं कराया जाएगा, 37वां कहता डिस्पोजल ऑफ केस का पीरियड 1 साल है। बच्चे का बयान 30 दिन में, बच्चा बेर में नहीं आएगा। तो ये याद रखना है। अभी मैं आप केस से सुनाता हूं और देख लेता हूं एक्ट में कुछ रह ना जाए आपके, जो मतलब की चीज है। बाकी तो सब नॉर्मल सी बातें हैं। एविडेंस कराते वक्त कोर्ट में इंटरप्रिटेटर की भी सहायता ली जा सकती है। अब देखो, मैं एक किस्सा बताता हूं आपको। एक जज साहब हैं, संजय गर्ग साहब। वो कलगल डूमा कोर्ट में उनकी पोस्टिंग थी। मुझे फर्स्ट टाइम ये मौका मिला कि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट मैं एक केस में जाऊं। तो उस दिन में संजय गर्ग साहब, जो उस समय एडीजे थे, एएसजे थे,
और पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट देख रहे थे। किसी की एब्सेंस में मेरी ड्यूटी लगी तो गर्ग साहब के द्वारा मुझे बुलाया गया, मैं वहां गया। अभी भी वो 30,000 में पोस्टिंग है, संजय गर्ग साहब शायद डीजे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लगे हुए हैं 30,000। तो मैं उनकी कोर्ट में गया। देखो मुझे नहीं पता था और ना मैंने उससे पहले ये एक्ट पढ़ा था, सच्चाई बता रहा हूं। तो जिस कोर्ट में मैं काम कर रहा था उसमें मुझे कहा गया कि भाई उस कोर्ट में चलना है जहां बच्चों की गवाही होती है। उससे पहले मैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में लेक्चर दे रहा था, तो इसलिए मुझे नॉलेज नहीं थी। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में काम करता या ये कहते हैं शायद मुझे, क्योंकि काफी दिन पुरानी बात होगी तो मुझे ये भी याद नहीं कि वो ऐसा मामला था। मतलब मैं ट्रेनिंग सेंटर में था या कहीं और, मतलब क्राइम में बहुत सारी ब्रांच है, नार्कोटिक्स की ब्रांच है और ब्रांचेस है, तो कई ब्रांच में काम करना पड़ता है। तो लेकिन उसका मेरा अनुभव नहीं था। अब मैं उस दिन पहले दिन जाता हूँ, सर देखो जरा उसको सुनो, और उससे सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो वो रूम इस तरीके से बना हुआ था, वहां जज साहब के बैठने की और एक स्टेनो के बैठने की व्यवस्था थी, नीचे एक सरकारी वकील के बैठने की और एक वकील के बैठने की व्यवस्था थी, और गवाह को खड़े होने के लिए बीच में जगह थी। मुलजिम को खड़े रहने के लिए कोई जगह नहीं दिखाई दे रही थी उस कमरे में। मुलजिम के लिए एक अलग कमरा बनाया गया था जिसका रास्ता अलग से था, और जो बच्चा था, जिस बच्चे को था, बच्चे के लिए रास्ता अलग बनाया गया था। तो बच्चे को लाया गया, बच्चे को एक अलग कमरे में बैठा दिया गया और उसके बराबर में एक हेल्पिंग हैंड, ट्रांसलेटर कह सकते हैं आप उसे, या एक एनजीओ संस्था से जो लोग होते हैं जिनको बड़ी नॉलेज होती है इस काम के बच्चों की व्यवहार की, वो उसके लिए चॉकलेट वगैरह बिस्कुट वगैरह लेकर उसको बड़ी फ्रेंडली मैनर में बच्चे को चाय पानी नाश्ता सब, मतलब वो व्यवस्था करा रही थी कि बच्चे को ऐसा लगे जैसे घर में आया हुआ। माँ बाप बच्चे गए थे, उन्हें भी अंदर बैठा दिया गया था, या उन्हें कहाँ बैठाला गया मुझे नहीं पता, क्योंकि वो कमरा मुझे भी नहीं दिख रहा था, केवल बच्चा और वो इंटरप्रेटर दिख रहा था जो क्वेश्चन उसे बता के उसे जवाब लेता था। तो हमें इंस्ट्रक्शन दी गई, खास करके मुझे, कि आपको जो भी बात पूछनी है गर्ग साहब ने, कि आप मुझसे कहोगे। मतलब कोई भी प्रश्न पूछना है, मान लो मुझे जैसे एविडेंस करानी है उसकी, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उनसे कहूं। तो मैंने बच्चे से पूछना चालू करा, भाई तुम्हारा क्या नाम है? ये देखो, ये मैं वो अंदर का ट्रायल बता रहा हूं, जो वो लोग जिन्होंने ट्रायल देखा नहीं वो नहीं जान सकते अंदर क्या होता है, क्योंकि कैमरा ट्रायल है, कोई जा ही नहीं सकता। अच्छा, अब ये तो रही स्थिति, मुलजिम लाया गया, मुलजिम को एक ऐसे कमरे में लगा दिया गया उसके में, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा था। वो सिर्फ जब आएगा तो स्क्रीन खोली जाएगी, एक टीवी स्क्रीन लगी हुई एलसीडी, उसके ऊपर वो आएगा। जब भी आएगा कमरे में बैठा दिया गया, उसके तरफ कैमरा कर दिया गया, लेकिन उसका कैमरा शट डाउन है। बच्चे वाला कैमरा जो है वो जज साहब की स्क्रीन पर आ रहा है, बच्चे वाला कमरा स्क्रीन पर आ रहा है, और हम भी देख रहे हैं उसको, बच्चे को। तो बच्चा हमें नहीं देख रहा, पर बच्चा मुझे नहीं देख रहा ना, उनके वकील साहब को देगा। बच्चा सिर्फ जज साहब को देखेगा और जज साहब बच्चे को देखेंगे, लेकिन कमरा दूसरा है बच्चे का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा हुआ है, पूरा कमरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन आवाज एक दूसरे में कमरे में वाया माइक, जैसे ये माइक है, ऐसे माइकों से आवाज जा रही है। माइक हमारे सबके सामने लगे हुए हैं इस तरीके से, सोफिस्टिकेटेड माइक है, तो हमें बहुत ही सस्ता वाला सरकारी मामला है, वो तो आप समझ सकते हैं, टीचर होता है, महंगे से महंगी चीज होती है। अब वहां मैंने क्वेश्चन पूछने चालू करे बच्चे से। तो सबसे पहली नियम ये हो गया, देखो, कि बच्चे से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जैसा कि इस किताब में लिखा है। तो ये पता होना चाहिए था मुझे, लेकिन क्योंकि मैंने किताब ही नहीं पढ़ी थी, मैंने पॉक्स से करा ही नहीं था कभी। मैंने सबसे पूछा, पहले जज साहब से पूछा, ये पूछें जनाब इसका नाम क्या है, तो नाम पता वगैरह सब पूछा उससे। फिर ये टेस्ट करा कि हाँ ये बच्चा, जज साहब ने भी वेरीफाई किया कि बच्चा समझदार है। उसके बाद में उस बच्चे से घटना के बारे में पूछा, बच्चे ने सारा बताया कि उसके साथ कैसे कैसे घटना हुई, क्या क्या उसने किया गया उसके साथ।
फिर मुलजिम का नंबर आया, मुलजिम के वकील का। हाँ, फिर मैंने उसकी शनाख्त कराई। तो मैंने जनाब इससे पूछो कि भाई क्या ये बच्चा उसे पहचान सकता है? तो उससे जज साहब ने पूछा, हाँ भाई तुम्हें अगर मुलजिम दिखाया जाए तो क्या पहचान सकते हो? लेकिन ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के पर्पज से है, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, इतना नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता काम। तो उससे पूछा गया और तो उन्हें जवाब दिया जज साहब को कि हाँ जी मैं देख के बता सकता हूँ। ये प्रोसीडिंग बहुत तेज चलती है, इसमें स्लो काम नहीं होता, और कमरा बंद कर दिए जाते हैं। उसके अंदर जब वो प्रोसीडिंग चलेगी जब तक खत्म नहीं होगी, कोई भी ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। उससे पूछा गया भाई, हाँ भाई बता। तो बच्चा तो उसका स्क्रीन पर फोटो दिखाया गया, स्क्रीन पर लाया गया मुलजिम का फोटो, और उसने बच्चे ने देख के बच्चे ने कह दिया यस सर यही बच्चा है जिसने मेरे साथ गंदा काम किया था। ने जो भी बताया वो तो मैं नहीं बताऊंगा फाइल में, या तो ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन एस्टेब्लिश हो गई, फैक्ट्स एस्टेब्लिश हो गए। मेरी जिम्मेदारी थी फैक्ट एस्टेब्लिश कराने की और आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कराने, तो मैंने करा दी। अब डिफेंस ने क्वेश्चन चालू करे, डिफेंस ने अपने क्वेश्चन पूछे। अब वो मुलजिम जो है बिल्कुल फिर वही अंधेरे में चला गया, क्योंकि आधा घंटे से ऊपर हो गया था। बच्चे से पूछा गया पानी वानी पीना तो बेटे पी लो, 2 मिनट का रेस्ट दिया गया, बच्चे को पानी वानी पिलाया गया, तो रेस्ट दिलाया गया। रेस्ट भी इसमें लिखा है एक्ट में। और कैमरे में ट्रायल हुआ उसका पूरा का पूरा। और फिर बच्चे सब क्वेश्चन पूछते, अगर बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं समझता था तो जो जो वो लड़की थी जो बैठी रहती थी, जिसको एक्सपर्ट थी, वो दुभाषिया कह सकते हैं या एक्सपर्ट कह सकते हैं, जो हेल्प करने के लिए कमरे में थी, वो सारी की सारी बातों का जवाब देती थी। सारी क्वेश्चन पूछने के बाद तब वकील साहब बोले सर अगली डेट पे कर लेंगे केस को। जैसा बोले नहीं, बोले गवाह आज आया है, आज ही आपको करके जाना पड़ेगा, दोबारा गवाह को नहीं बुलाया जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से मैंने ट्रायल देखा, जो ट्रायल में मैंने आपको सारी बातें बताई। तो कैमरा ट्रायल होता है, बच्चे से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मुलजिम को सामने नहीं लाया जाता, बच्चे को चाय पानी की व्यवस्था की जाती है, बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है कि बच्चा अपना घरेलू माहौल समझे, बच्चे को लगे कि मेरी डिग्निटी है, मेरा सम्मान है और सोसाइटी मेरे राइट्स की रक्षा करने वाली है। तो दिस इज द प्रोसीजर यूज्ड इन कोर्ट इन द केस ऑफ। आप कमरा देखें जो कड़कड़डुआ कोर्ट में बनाया गया है, सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया है और बहुत अच्छा कमरा ऐसी एविडेंस के लिए बनाया गया है। और 3-3 कमरे बनाए, एक कमरा वो है, एक कमरा मुलजिम के लिए बनाया गया है। स्क्रीन्स लगी हुई है अंदर बड़ी बड़ी, जिसे दूर से ही देख के पता लगता है और चेहरा बिल्कुल साफ आता है। और मुलजिम को बता दिया जाता है कि आंखें नहीं निकालेगा, नीचे नजर रखेगा। तो मुलजिम बच्चे की तरफ घूर नहीं सकता, स्क्रीन पर भी नहीं घूर सकता, नजर नीची होंगी, तब जाके ये एविडेंस कराई जाती है। दिस इज द इंटरनल प्रोसीजर। लेकिन इंटरनल कुछ नहीं है, आदमी पार्टी रहती है, निष्पक्ष होता है सारा, लेकिन होता इस एक्ट के मुताबिक। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट की जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक करता है। और मैंने भी जो पढ़ाया आपको इसी एक्ट के मुताबिक पढ़ाया, जो इसमें लिखा था। मैंने कोशिश की है अच्छी तरीके से बताने की। हो सकता है कि मैंने गलती भी की हो, होने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन लॉ में कोई परफेक्ट तो होता नहीं बॉस। कोशिश की गई है आपको बताने की, और वो घटना वो केस अंदर का क्या तरीका है वो मैंने सारा का सारा बताया। जो देखिए जो लिखा हुआ है वो और चीजें, प्रैक्टिकल होती है और चीज होती है। जब प्रैक्टिकल करते हैं तो पता लगता है क्या होता है। वो मेरा फर्स्ट ऑफर वो था। उसके बाद में फिर तो मैंने बहुत सारे केसेस किए, बहुत सारा केसेस किए के बाद तो मैंने बहुत उसमें करा। ये बच्चों की प्रोटेक्शन के फिर तो मैंने ऐसे ऐसे केस भी किए जहां लोगों ने, बच्चों ने अपनी बेटियों के साथ भी अपराध कर रहे थे एग्रीवेटेड के, वो केस किए मैंने नाबालिग बच्ची के साथ। दुख होता है ऐसे लोगों को देख के, जाहिल लोगों। तो चलिए आज के लिए नमस्ते। आज का टॉपिक थोड़ा छोटा रहा,
कोशिश थी मेरी कि जल्दी इसे निपटा के खत्म कर दो, तो जल्दबाजी में और बहुत तेज खिंच गया। चलिए किसी और दिन फिर से किसी और लेक्चर में मिलते हैं आपसे। नमस्कार।